हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 3 का आपको थोड़ा रिकैप करवा देता हूं कि हमने देखा था कि जिन्वू एक स्टेशन के अंदर जाता है, वो एक डंजन के अंदर एंटर करता है और उसको पता चलता है कि वो किसी अलग ही डायमेंशन में है। वो गोबलिन से फाइट करता है, उनको हरा देता है और फिर उसके बाद उसकी फाइट एक लाइकन से होती है। तो अगर अभी तक आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो वो आपको देख लेना चाहिए। तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अभी मैं बस इस सोलो लेवलिंग के एनिमे की सीरीज को ही कंटिन्यू रखूंगा। वोट्स आने की वजह से मैं ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, तो ऐसे में मैं किसी दूसरे एनिमे सीरीज को भी स्टार्ट नहीं करने वाला। तो भाई अभी आप हमारे चैनल पे जाके हमारी पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हो, जिसको अभी तक आपने वॉच नहीं किया है। आपको एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, नोरागामी, आर्म गर्ल, मार्चुलिज्म और फुल टाइम मैजिस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। और आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास और सुजुमे जैसी मास्टरपीस मूवी भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। और ये एनिमे बस मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं किया, आपके लिए चुन चुन के एनिमे लाता हूँ, तो आप इसको एक बार जरूर वॉच करना। तो अब हम अपने इंट्रो के साथ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी स्टील फैंग वाले लाइकन यानी फॉक्स का सीन देखते हैं, जो कि जिन्वू के सामने खड़ा होता है। जिन्वू उससे बहुत डर रहा होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि जब से डरे जा रहा है वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि इस लाइकन को तो अपने एक पंच से ही मार सकता है, और उस लाइकन को खींच के मुक्का मारता है। लेकिन भाई ये गोबलिन की तरह नहीं है, ये एक लाइकन है, इसको ऐसे एक पंच से तो नहीं हराया जा सकता ना। जिन्वू के सामने मुसीबत थी, वो मन में सोचता है कि यहाँ पे वो अकेला है, उसके साथ कोई हीलर भी नहीं है उसको बचाने के लिए, और उसके पास बस थोड़ा सा खाना है और उसको यहाँ पे इसी तरह सरवाइव करना होगा। वो सोचता है काश मेरे पास कोई हथियार होता तो ज्यादा अच्छा होता। तभी वो इन्वेंट्री बोलता है, और इन्वेंट्री बोलते ही उसके सामने सारे हथियार आ जाते हैं और वो उसमें से बड़ी खतरनाक तलवार निकालता है। और तलवार को निकालते ही बड़ी स्पीड के साथ इस फॉक्स का मुंह बीच में से फाड़ देता है। जिन्वू सोचता है कि मिस्टर किम ने उसको एक बार बताया था कि स्वॉर्ड की कीमत काफी महंगी है, लगभग 3 मिलियन। लेकिन इस समय उसके पास ये स्वॉर्ड ना जाने कहाँ से आ गई, क्योंकि अपने पैसों से तो वो कभी ऐसी स्वॉर्ड अफोर्ड कर ही नहीं सकता। कहाँ इसके पास एक छोटी सी कटार हुआ करती थी जो कि एक थप्पड़ में ही टूट जाती थी, और अब इसके पास 3 मिलियन की स्वॉर्ड है। उस लाइकन को मारने के बाद जिन्वू के सामने कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं कि उसका लेवल अप हो चुका है। और तभी जिन्वू के सामने 2 और लाइकन आ जाते हैं, और इनमें से एक लाइकन जिन्वू की स्वॉर्ड को बीच में से पकड़ लेता है। हालांकि स्वॉर्ड तो काफी मजबूत थी, तो वो उस स्वॉर्ड को तोड़ नहीं पाता। जिन्वू किसी तरह अपना हौसला बढ़ाता है, अपनी स्ट्रेंथ को और पार ले जाता है, और वो इसका सर बीच में से ही काट देता है। जिन्वू अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि वो कितना दर्द और डर से गुजर चुका है। वो इन लाइकन को उन्हीं गॉड से कंपेयर करता है, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और ये लास्ट में जो लाइकन बचा हुआ है, ये तो इससे लड़ता ही नहीं, ये तो डर के ही भाग जाता है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू का स्टेटस अब लेवल 2 तक पहुंच चुका है, और ऐसे धीरे धीरे करके अब उसकी स्ट्रेंथ और बाकी पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जिन्वू यहाँ पे एक बात नोटिस करता है कि इससे पहले जब वो पुशअप करता था या पुलअप जो भी रनिंग करता था, उसकी एबिलिटीज इतनी जल्दी नहीं बढ़ती थी जितनी जल्दी इसकी अब बढ़े जा रही है। तो अगर यहाँ पे वो इसी तरह लड़ाई जारी रखे और लड़ता जाए तो उसकी स्ट्रेंथ और बाकी पॉइंट्स भी लगातार बढ़ते ही रहेंगे, और उसको अब अपने अंदर एक अलग ही ताकत भी महसूस हो रही थी। जिन्वू सोचता है कि ये लाइकन के अंदर क्या कोई जैम या क्रिस्टल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा उसको तो एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसको मैजिक के बजाय लाइकन का फैंग मिला हुआ होता है। भाई यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल गेम की तरह हो रही है। जस्ट इमेजिन करो कि आप गेम में जा चुके हो और आप अपनी रियल लाइफ को गेम में जी रहे हो, तो आपको ज्यादा ही मजा आएगा। अब जिन्वू उसके अंदर शॉप का भी ऑप्शन देखता है, लेकिन असल में वो कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल इस समय काफी कम है। लेकिन वो अपनी चीजों को बेच सकता है, तो वो बेच देता है और उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। वो सोचता है असल में इसका प्राइस क्या होगा, अगर ई रैंक का डंजन होता तो उसके हिसाब से भी 20 गोल्ड कॉइन काफी कम है। जिन्वू के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर किसी तरह उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता है तो वो यहाँ से बच के भाग सकता है, क्योंकि इस डंजन के बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर लगातार बिना रुके इसी तरह उसका लेवल अप होते गया तो वो उसका सामना जरूर कर सकता है। जिन्वू ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन में कि उसके सामने ढेर सारे लाइकन आ जाते हैं, लगभग 20-30 के आसपास। लेकिन इस समय जिन्वू के दिल में घबराहट नहीं हो रही थी, वो इनके जैसे 2-3 से तो पहले निपट ही चुका है, और वो लास्ट में जो बचा था जो कि डर के भाग गया, शायद वो ही अपने दोस्तों को बुला के लाया होगा। और जिन्वू के पास इस
समय काफी अच्छा हथियार भी था, तो वो एक के बाद इन सबको काटना शुरू करता है। वो अपने पास्ट को याद करता है कि वो क्यों इतनी मेहनत करता था, वो क्यों हंटर बना अपने मॉम के इलाज के लिए। और एक बार तो जिनवू मौत का सामना कर ही चुका है, तो इस बार उसको इतना डर नहीं लगने वाला। और ये सब सोच के जिनवू के बदन में एक करंट सा दौड़ जाता है। वो एक एक करके सारे वुल्फ को मार देता है और फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। उसको एक नया टाइटल दिया जाता है, वुल्फ असैसिनेशन का। और जिनवू की स्वॉर्ड, वो तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। जिनवू को बात समझ में आती है कि चाहे जितना अच्छा हथियार हो, एक बार डंजन में अगर वो यूज हो तो खराब हो ही जाता है। जिनवू को नया टाइटल दिया जाता है और उसके पास 34 वुल्फ फैंग आ चुके थे और उसकी सारी एबिलिटीज लगभग 40% तक इंक्रीज हो चुकी थी। और साथ ही उसको ट्रैवलर और क्लॉक भी मिला हुआ होता है। और अब तो इसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। अब यहाँ पे जिनवू सोचता है क्या उसको घर चले जाना चाहिए या फिर यहीं पे लड़के अपना लेवल अप करना चाहिए। और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद जिनवू इस नतीजे पे पहुंचता है कि अब वो यहीं पे लड़ेगा। अपना लेवल अप करने का इससे अच्छा मौका उसको शायद ही कभी दोबारा मिले। और दूसरी तरफ हम सीन में जूही को देखते हैं, जिसको हंटर एसोसिएशन की टीम कांटेक्ट करती है और उसको एक खबर देती है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और उस डंजन से निकल रहे बीस्ट ने सिटी में पूरी तरह से तबाही मचा दी है। और यहाँ पे जूही को लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। दोस्तों, ये लड़की एक हीलर का काम करती है। इसको बताया जाता है कि हमारे पास हीलर्स की कमी है, तो तुम आ जाओ। और इधर जिनवू एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और अपना लेवल अप किए जा रहा था। स्टोरी में हमें पता चलता है कि जिस भी डीमन का नाम व्हाइट रंग से लिखा हुआ है वो कमजोर होता है, और अगर ऑरेंज कलर से तो उसकी पावर लगभग जिनवू के लेवल की होगी। और अगर डीमन का नाम रेड कलर से शो हो रहा है तो एक्सट्रीमली पावरफुल है। जिनवू को पता चलता है कि अभी एक और डीमन जो कि सीढ़ियों के नीचे है वो उसका इंतजार कर रहा है और वो इतना ताकतवर है कि उसका लेवल लगभग 15 तक पहुंच चुका है। और अब जिनवू इस सिचुएशन पे आ चुका है कि चाहे जितनी मेहनत करे उसका लेवल अब नहीं बढ़ने वाला। लेकिन इस सब के बाद भी हमारा जिनवू हिम्मत करता है और वो नीचे जाता है। वो सोचता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऐसी लंबी सीढ़ियां नहीं थी, और वहाँ पे एक जगह पे पानी भी भरा होता है। तभी अचानक से उस पानी में से एक बीस्ट बाहर आता है और यहाँ पे ये बीस्ट आते ही सबसे पहले तो जिनवू की स्वॉर्ड तोड़ देता है। और इस बीस्ट का नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ होता है, ब्लू वेनम फैंग कसाका। और कसाका की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड है, मतलब कि एक तरह से उसका आर्मर है। उसी की वजह से जिनवू की स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। जिनवू अपनी टूटी स्वॉर्ड से उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उस पर कुछ असर ही नहीं कर रहा था। वो अब जिनवू को उठाकर इधर उधर पटकने लगता है। लेकिन इस सब के बाद भी जिनवू का कॉन्फिडेंस रत्ती भर भी कम नहीं होता। वो ऐसी जो जिंदगी जी रहा है, ऐसी जिंदगी वो नहीं जीने वाला। उसको सोसाइटी में वीकेस्ट हंटर का टाइटल दे दिया गया है। वो इतना कमजोर है, यानी कि पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। ये बात उसको गलत साबित करनी होगी। वो सॉन्ग की बातों को भी याद करता है कि उसने बताया था कि लोग तुमको काफी कमजोर समझते हैं, लेकिन तुमको उनको गलत साबित करना होगा। तुम अपनी ट्रेनिंग से, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ने वाले हो और तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। जिनवू अब इस सिचुएशन में उस कसाका को उसी गॉड से कंपेयर करता है और सोचता है चाहे जितना बड़ा भी हंटर हो, अगर उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है तो वो भी लाचार हो ही जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कमजोर हो या ताकतवर, तुमको बस अपना 100% देना है। इतना सब सोचने के बाद जिनवू की अब पूरी अंतरात्मा बूस्ट हो चुकी थी। जिनवू को अपने अंदर एक अलग ही पावर महसूस होती है, एक अलग ही एनलाइटमेंट। और वो टूटी हुई स्वॉर्ड को उछाल के उसका ध्यान बटा के उसके गले पे चिपक जाता है। जिनवू सोचता है कि अब वो इतना ताकतवर तो हो ही चुका है कि वो अपने नन्हे हाथों से उसका गला मरोड़ सकता है, भले ही उसकी पूरी स्किन आर्मर की क्यों न बनी हो। अब ये वाला सीन तो भाई बहुत खतरनाक था, ये आपको देखना चाहिए। और जिनवू इस सांप को भी मारने में कामयाब रहता है। साका की यहाँ पे मौत हो जाती है। जिनवू काफी ज्यादा खुश होता है, वो अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील करता है। और कसाका को हराने के बाद जिनवू को एक बहुत खतरनाक वेपन मिलता है, और ये एक डैगर था। और ये डैगर दांतों से नहीं बल्कि हड्डियों से बना था। और इस डैगर की काबिलियत ये है कि अगर इससे सामने वाले ओपोनेंट पे अटैक किया जाए तो वो थोड़ी देर तक हिल नहीं पाएगा। और ये C रैंक का वेपन है। और इसके अलावा उसको एक वेनम ग्लैंड भी मिलता है। और भाई ये तो E रैंक की डिफिकल्टी का है। कैटेगरी आप देख सकते हैं, जो कि पॉइजन है। एक तरह का ये पॉइजन ही है। और अगर इस पॉइजन को जिनवू पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज 20% तक इंक्रीज करेगा। लेकिन इसको पीने के बाद इसका नुकसान ये है कि उसके मसल्स 35% तक डैमेज हो सकते हैं और वो भाई हमेशा के लिए ही खराब रहेंगे। और अब जिनवू ने इस बॉस को हरा दिया है तो वो अपने पुराने स्टेशन पे आ चुका है। जिनवू अब हैबजोंग स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है यहाँ पे कोई नहीं है, सुनसान है। यहाँ पे भाई बस एक गार्ड होता है। वो जिनवू को देखता है तो पहले तो वो उसको पहचानता नहीं है कि वो एक हंटर है, लेकिन उसको बाद में रिस्पेक्ट देता है। वो कहता है अच्छा आप हंटर हो, चलो आप मेरे साथ चलो। ज्यादातर बीस्ट तो मारे गए हैं, लेकिन अभी एक बॉस बचा हुआ है। जिनवू को लगता है कि यहाँ पे कोई डंजन ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे फील करने की एबिलिटी
जिनवू के काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसको अचानक से एहसास होता है कि सबसे पावरफुल डीमन कहाँ पे है। उसको सबसे खतरनाक बॉस की लोकेशन पता चलती है कि वो इसी इलाके में घूम रहा है और बाकी सारे हंटर्स भी उससे लड़ने में जुटे हुए थे, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक तो वो इतना पावरफुल है, ऊपर से इसके आसपास एक शील्ड बनी हुई है और यहाँ पे इनके साथ जूही भी होती है जो कि अपना हीलर वाला काम कर रही होती है। लेकिन भाई ये भी काफी ज्यादा सदमे में है, डरी हुई है। जिनवू जूही को देखता है, उसको पता चल जाता है कि अभी भी उसी सदमे में है और वो उस बॉस को भी देखता है और उसको देख के एक बात तो साफ थी कि अभी अभी जिस कसाका को हरा के आया है वो इससे काफी ज्यादा ताकतवर था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जिनवू यहाँ पे एक ट्रिक करता है, वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस शील्ड पे फेंक के मारता है अपनी पूरी जान लगा के, जिससे वो शील्ड बीच में से ब्रेक हो जाती है और सारे हंटर्स तुरंत ही उस पे हमला करते हैं और उस डीमन को मार देते हैं। और यहाँ पे सभी लोग जश्न मना रहे थे कि इसको हमने मारा, इसको हमने मारा, सब खुद का क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन उन्हीं हंटर्स में से एक बंदा कहता है कि आप लोग अभी तक लड़ ही रहे थे, अचानक से ऐसा क्या होगा कि आपने इसको मार दिया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक उड़ती हुई चीज आई थी, वो देखता है कि यहाँ पे एक टूटी हुई स्वॉर्ड थी। वो वहाँ पे खड़े गार्ड से पूछता है कि आपने देखा ये स्वॉर्ड किसने फेंकी। तो वो गार्ड बताता है हाँ, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था। ये देख के वो हंटर डर जाता है कि यहाँ पे कोई हाई लेवल का हंटर आया था और जिनवू यहाँ से जा चुका था। वो जाते हुए सोचता है कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे एक ही सिंगल अटैक में वो डीमन मर जाएगा। उसको लगता है कितने समय से वो हंटर्स उससे लड़ ही रहे थे, तो शायद वो काफी कमजोर हो गया हो। लेकिन जूही ने यहाँ पे जिनवू को देख लिया था और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। तो भाई आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिनवू का लेवल अप हो रहा है और वो और भी ताकतवर बनता जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ी ताकत दो और ये सारे एनिमे भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको काफी पसंद आएंगे। इन सभी का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चेक कर लेना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।